अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहदी हसन अली। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएसटी या एचएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमने कल स्टार्ट की है, कल वाली प्रीवियस वीडियो से, क्लास 9th मैथमेटिक्स से सिंटेक्स बुक बोर्ड की। और आज भी हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रेडिकल और रेडिकेंड में क्या फ़र्क है। आपने अक्सर तौर पर देखा होगा कि जैसे यहाँ पे वैल्यू होती है, ये वाली साइन है, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, और इसके अंदर ए है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट में यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो है वो 2 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है, तो इसलिए हम ये 2 अंडरस्टूड है, ये लिखते नहीं है, तो ये हम कहते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर हम इधर 3 दे दें तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए, इसको फिर कहेंगे क्यूब रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट में इस वाली वैल्यू में जो है वो हम जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके 2 पेयर बनाते हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई ए, तो एक ए बाहर आ जाता है। क्यूब रूट में हमारे पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 3 पेयर बने, ए मल्टीप्लाई क्यूब रूट, और फोर्थ रूट में फिर 4 बने, इस तरह से nth रूट मीन्स n तक वैल्यू ये जा सकती है। तो असल में ये रेडिकल साइन क्या होता है, ये ए को हम हटा दें, एन को हटा दें, ये वाली साइन जो है ये रेडिकल साइन है, इसको हम यहाँ पे टॉपिक कहते हैं रेडिकल्स, मतलब ये वाली साइन है रेडिकल। जैसे हम कॉमनली कहते हैं 2 अंडर रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 2 या अंडर रेडिकल 2, इस तरह। और दूसरा होता है अंदर कोई भी वैल्यू जो है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। यहाँ पे जैसे 4 आ गया तो 4 क्या है, रेडिकेंट है। ये वाला 4 जो है वो रेडिकेंट कहलाएगा, रेडिकेंट। और अगर हम यहाँ पे n जो हमारा होता है, n जो है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स। हमारे पास जनरली क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आए क्यूब रूट ऑफ 8, कभी तो कहेंगे इसको सॉल्व करो, या अगर सॉल्व करने का नहीं कह रहे तो हमसे क्वेश्चन ये होगा कि इसका इंडेक्स बताओ, क्यूब रूट 8, और ऑप्शन अलग अलग होंगे, 3 भी ऑप्शन हो, 8 भी ऑप्शन हो, 2 भी ऑप्शन है। तो करेक्ट क्या होगा, 3, क्योंकि 3 हमारा क्या है, इंडेक्स है। यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमारा इंडेक्स है और वही हमारा आंसर होगा। अगर बोलें कि रेडिकेंट जो है वो क्या है, तो रेडिकेंट हमारा 8 है, अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं। अगर हमसे सवाल इसमें से पूछा जाए कि आप इसका क्यूब रूट सॉल्व करके देखो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है तो हम इसको 8 को ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। इन तीनों में से एक नंबर बाहर निकलेगा 2, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 होगा। तो तीनों क्वेश्चन आंसर हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन जिस टाइप का होगा उसी टाइप के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ओके, अभी हमारा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है, ट्रांसफॉर्म रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल में अगर एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें रेडिकल 2/3, तो रेडिकल 2/3 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये जाएगा 2/3, जो हमारा अंदर वाली वैल्यू है सेम रहेगी, रेडिकल साइन हट जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 नहीं है, 2 अंडरस्टूड है, इसलिए स्क्वायर रूट में जो है वो 1/2 लिखते हैं हम। स्क्वायर रूट जब हटता है तो अगले वाली वैल्यू पे एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी पावर वाले फॉर्म में 1/2 आ जाता है। अगर हमारे पास 18 है और यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट जब हटाएंगे तो इसके ऊपर पावर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो पावर 1/3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर 5/7 के ऊपर पावर जो है वो हमारा आएगा 1/5, क्योंकि यहाँ पे 5th रूट है, ठीक है। तो ये तरीका है एक्सपोनेंट, रेडिकल वाली साइन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, जैसे यहाँ पे पावर आ गया, पावर आ गया, ये पावर आ गया, पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला पावर जो है 1/, फिर जो भी पावर होगा वो लिखेंगे सिंपली। 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, इसी तरह से। अगर क्वेश्चन दोबारा हम रिवर्स कर दें कि ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म या रेडिकल एक्सप्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 5/7 पावर 1/3, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट, हम क्यूब रूट दे देंगे और अंदर वैल्यू 5/7 लिख देंगे।
सिंपली वो 1/3 का मतलब क्यूब रूट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 12 पावर n है और उसके ऊपर अपॉन में 1/2 यानी स्क्वायर रूट है ये, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अभी कभी कभी यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है इसकी, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली इससे दिया हुआ है x⁻3। अब बताओ इसमें बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है। बेस जो ये है x है, ये बेस है, और जो 3 पावर जिसको कहते हैं वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमसे पूछा जाता है कि बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है, सॉरी हाँ एक्सपोनेंट कौन सा है। जैसे 1/2 ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और 1/3 जो है जिसके ऊपर पावर दिया गया है वो बेस है। यहाँ पे 18 जो है वो बेस है और ये वाला एक्सपोनेंट है। 5.7 जो है वो यहाँ पे बेस है और ये 1/5 वो एक्सपोनेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। यहाँ पे कुछ लॉज दिए गए हैं, एक्सपोनेंट और बेस को इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब वेरिएबल आ जाता है तो ज़्यादातर वो एक्सपोनेंट होता है और सॉरी बेस होता है, और जो नंबर होते हैं वो एक्सपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक सपोज करो दोनों ने वेरिएबल दिए गए हैं a⁻x प्लस a⁻y। ठीक है, अब ये a⁻x और a⁻y और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेस वाले तो इनका पावर जो है आपस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y। फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है a⁻3 × a⁻2, तो इनका आंसर जो आएगा वो a⁻3 + 2, यानी इनके पावर को हम ऐड करके रखेंगे, बेस हमारा एक ही होगा, a⁻5 हो जाएगा। ठीक है, आप बेस और पावर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डायरेक्टली आप ये हमारा a बेस है, यहाँ पे भी a बेस है, दोनों का बेस जो है वो सेम है, पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, तो इनको क्या करेंगे हम ऐड करके रखेंगे और वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज होते रहोगे कि ये तो नंबर आ गए हैं, अब इनको कैसे सॉल्व करें, कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो है ना उनके पावर प्लस करके रखने हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। मीन्स प्रोडक्ट में पावर के साथ क्या कंडीशन होगी। उसके बाद लॉ ऑफ पावर। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे ए के ऊपर पावर x फिर ऊपर पावर y, पावर के ऊपर पावर डबल आ जाता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई लिखते हैं, बेस हमारा एक ही होता है। जैसे बेस a है और पावर यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई फिर पावर 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन क्या करते हैं, ये 2 के ऊपर पावर 3 को जो 2 का क्यूब समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ, इस कंडीशन में हो सकता है 2 के ऊपर पावर 2 हो फिर उसके ऊपर पावर 3 हो, ऐसे हो, ब्रैकेट ना हो। अगर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये क्यूब निकालेंगे आप, फिर ये जो है वो 2a⁻8, फिर आंसर इसका सही है। इस तरह क्वेश्चन हो तो आंसर 8 आएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो तो आंसर 6 आएगा। ये अब टेस्ट में जो है ना कॉन्सेप्चुअल जो है वो आप समझ लें, इस हिसाब से कॉन्सेप्ट इसका क्या है। अगर MCQs है तो ये दोनों आंसर होंगे, पर आपको देखना है क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो उसका मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 3 6 हो गया। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दी गई, इस तरह क्वेश्चन है a⁻2 पावर 3, तो ये ब्रैकेट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे 2 का क्यूब निकालोगे, आंसर आएगा 2 पावर 3 का आंसर आएगा 8, यानी a⁻8 आएगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, यानी जो हमारे पास वैल्यू है उसके ऊपर होल पावर आ जाए, और हमारे पास जो वैल्यू है वो अपॉन में हो और पावर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे 5/8 है, इसके ऊपर होल पावर है, तो इसका मतलब है 5 के ऊपर पावर अलग होगा 3 और 8 के ऊपर पावर अलग, हम 3 आगे सॉल्व करें, या इसको क्वेश्चन के हिसाब से मतलब हम पावर के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं। कंडीशन ये है सिर्फ कि आपने जब 5 के ऊपर पावर 5/8 होल पावर 3 है तो हमने अलग अलग पावर भी दे सकते हैं इसको, कोई इसमें जो है ना वो कोई लॉ कोई रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, सिर्फ अलग अलग पावर देने का है। इसको कहते हैं पावर ऑफ क्वोशंट। अगर लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
उसके लिए ये ज़रूरी है कि बेस हमारा सेम हो। यहाँ पे पावर सेम था, हमने पावर इंडिविजुअल दे दिया। यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ए पावर एम है अपॉन ए पावर एन है। तो अब नीचे वाला पावर जो है ऊपर जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो पावर माइनस का हो जाएगा, यानी पावर माइनस होंगे जब बेस सेम हो तो पावर का डिफरेंस होगा, यानी एम माइनस एन होगा। ठीक है, जब आपका बेस सेम है तो पावर आप माइनस करोगे। मीन यहाँ पे अब हमारे पास 3/5 है, 3 पावर 5 है और 3 पावर 2 है। 3 दोनों में बेस सेम है तो बेस हम एक दफ़ा लिखेंगे, पावर को हम कट करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जब डिवाइड में समझो, यहाँ पे डिवाइड क्वेश्चन का रूल, डिवीजन का रूल ये है, डिवीजन में बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो पावर को हम अलग अलग दे देंगे। ये दो रूल हैं डिवीजन के हिसाब से। कुछ और रूल हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास अगर माइनस का ए है, उसके ऊपर पावर आ जाए इवन। ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव है, पावर हमारे पास इवन है, पावर इवन और नंबर हो और वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी आंसर हो, पर आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इवन नंबर जो है वो नेगेटिव को मतलब पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू भी नेगेटिव है, पावर भी ऑड है, ऑड मीन्स यहाँ पे 3 आ गया, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। जो भी ऑड पावर आएगा तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। और कुछ रूल ये होते हैं कि ए के ऊपर पावर अगर हमारे पास 0 आ गया, जिसकी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आएगा वो हमेशा 1 के बराबर होगी। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ये याद कर लेना। ठीक है, जब भी ए के ऊपर पावर 0 आ रहा है, यानी 1 के, जिस वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ रहा है वो 1 के बराबर होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक इसका प्रूफ दे रहा हूँ कि फर्स्ट सपोज हमारे पास ए के ऊपर वैल्यू है पावर 3 और यहाँ पे नीचे भी ए के ऊपर पावर 3 है। अब अगर इसको मैं क्वेश्चन लॉ के हिसाब से सॉल्व करूँ तो ए के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3, और ए के ऊपर पावर 3 माइनस 3 मीन 0 हो जाएगा। अब ये मैंने इसका क्या सोल्यूशन, अगर मैं कट कर रहा हूँ हमारे फ्रैक्शन रूल के हिसाब से, ए पावर 3 कट हो जाएगा, भाई क्या बचेगा, 1। तो 1 किसके बराबर है, ए पावर 0 के। इसीलिए जो है वो कहते हैं कि जब भी किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर हो जाती है। ये अलजबरा के रूल के हिसाब से हमने किया इस साइड वाला हमने फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से किया, काट के लिखा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।